वो बहुत गुलाबी शाम थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैं और कर्नल सरफराज दोनों लान में बैठे हुए चाय पी रहे थे। जो कुछ कर्नल ने मुझे बताया था उस पर बात हो चुकी थी। तभी चाय का सिप लेकर उन्होंने कहा, देखो, सूरत के ज़हूर के साथ ही उसमें दो तरह की डेवलपमेंट होती है, उसकी बदनी और फिक्री डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने तुम्हें समझा दिया कि कतरे से कतरे तक का सफर हो गया, वो लामकाम से मकाम में आ गया। अब फिक्री डेवलपमेंट में उसके सामने उस्ताद आएगा, वो उसकी फिक्री परवरिश करेगा। ये फिक्री परवरिश है क्या? असल में होता क्या है जिसे हम फिक्री डेवलपमेंट का नाम देंगे? मेरे ख्याल में वो खैर और शर की तमीज ही है। मैंने बताया, बेशक तुम बहुत करीब पहुंच गए हो। है ऐसा ही। दरअसल फिक्री डेवलपमेंट का मतलब इंसान में निगाह का पैदा करना है। उसने कहा, और निगाह क्या है? मैंने पूछा। वो कुव्वत और सलाहियत जिससे अपने होने का मकसद मालूम हो जाए। मैं क्यों हूं? ये जो सूरत मुझे मिली है इसमें क्या है? क्योंकि सूरत ही से ये कायनात है और सारी कायनात इसी सूरत में पड़ी है। ये सब कुछ ख्याल में था और ये ख्याल ही में सब कुछ पड़ा है। जैसे सूरत से आदम का पता चलता है और आदम का इस सूरत से, दुनिया और कायनात के सारे फलसफे इसी एक सूरत में से जाहिर होते हैं और सब कुछ जिंदगी से है। मैंने समझते हुए कहा, अब ये भी समझ लो कि जिंदगी क्या है। ये कहकर वो लम्हा भर के लिए खामोश हुए, फिर बोले, वो कायनात जो चाहे अंदर की है या बाहर की, उसे तस्खीर करने का नाम जिंदगी है। बाहर की कायनात उस वक्त तस्खीर होती है जब अंदर की कायनात तस्खीर हो जाए। ये कैसे मुमकिन है? मैंने पूछा। तुम यही समझ लो कि अंदर की तस्खीर का नाम ही जिंदगी है, क्योंकि ये ख्याल ही से सब कुछ है। पहले ख्याल है, ख्याल आएगा तो ही हकीकत बनेगी। इसकी असल इरादा है। इंसान के इरादे में सब कुछ पड़ा है जो इस कायनात को तस्खीर करने की असल कुंजी है। ये साबित हुआ कि इंसान की वजह से ही कायनात है, इसके होने से सब है। मैंने कहा तो वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बाकी मांदा चाय पीकर हाली प्याली एक तरफ रखी और बोले, इंसान तीन तरह से डेवलप होता है, बदनी, रूहानी और फिक्री तौर पर। बदन उसका मट्टी है। मट्टी से पैदा होने वाली चीजें ही इसकी बढ़ोतरी में मावन साबित होती हैं। अब यहाँ दो चीजें हैं। मट्टी की कुछ चीजें इसके लिए दुरुस्त हैं और कुछ गलत, या हलाल और हराम का तस्वुर है। इस तरह रूहानी तौर पर उसकी इबादत और नेकी उसकी रूह की परवरिश करती है और गुनाह उसकी रूह को बुहार कर देती है, बीमार कर देती है। ये पूरा एक अमल है जो बहरहाल फिर किसी वक्त सही और इल्म और हिकमत उसकी फिक्री डेवलपमेंट करता है। ये सारा कुछ मिलता है तो उसमें निगाह पैदा होती है, तब जाकर उसे पहचान मिलती है। यही वो सब कुछ है जो उसके अंदर का म्यार बनाता है। आपकी ये बातें सुनकर तो मुझे यूं एहसास हो रहा है जैसे मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक हैवानी जिंदगी गुजार रहा था। पैदा हुआ, खाया पिया और मर गया। मैंने इतराफ किया, ये भी तुम्हारी अपनी सोच है। तुम में, मुझ में, हर इंसान में वो सब कुछ है जो इस कायनात को तस्खीर करने में काम आ सकता है। अब ये हम पर है कि हम अपने आप से कितना काम ले सकते हैं, खुद को कितना तस्खीर करते हैं। उन्होंने सुकून से कहा, ये कैसे मुमकिन है, कैसे तलाश करें? मैंने पूछा तो वो बोले, अपनी बदनी, रूहानी और फिक्री डेवलपमेंट को दुरुस्त समझ देकर। और फिर मैंने कोई नई या अनोखी बात नहीं की। इसे तो आज की साइंसें भी साबित कर रही हैं, जैसे डीएनए। क्या आदम से लेकर आज तक के इंसान का डाटा इसमें नहीं है? मैं इस पर भी यकीन नहीं करता। मुझे अगर यकीन है तो इस बात पर कि रब्बे ताला ने जो इल्मुल अस्मा दिया है वही दरअसल तमाम तर कुव्वतों का मंबा है। इंसान इसी इल्म को हासिल करने की राह में खुद ही रुकावट है। कर्नल साहब, मेरे जैसा इंसान जिसे पता ही नहीं है उसके अंदर ये सब कुछ कैसे पैदा हो, वो क्या कुव्वत है जो उसके अंदर ये सलाहियत पैदा करे?
मैंने सवाल किया तो वो बोले, शायद तुमने मेरी बातें गौर से नहीं सुनी। निगाह क्या है? यही तो वो चीज है जो उसे अच्छे और बुरे की तमीज सिखाती है। निगाह ही उसे मोहब्बत के बारे में बताएगी। सारी कायनात का सिलसिला मोहब्बत के दम से है। मोहब्बत अदब सिखाती है। एक बात गौर से सुन लो, इंसान की सबसे बड़ी करामत उसमें मोहब्बत का पैदा हो जाना है। और मोहब्बत क्या है ये मुझे बताने का हुक्म नहीं, जितना बताने का हुक्म हुआ था बता दिया। अब गौर करना और अपनी फिक्र और सोच के मुताबिक अमल करना तुम्हारा काम है। जिसने तुझे इस राह पर लगाया है वही तुझे सब बताने का बंदोबस्त करेगा। फिलहाल तू अपने बारे में सोच, तू कहाँ खड़ा है? जो बातें हमने की हैं वो तेरे अंदर हैं। ये क्या कर्नल साहब, प्यास दे के छोड़ रहे हैं? मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काट कर बोले, साथ में सब होगा, तू फिक्र क्यों करता है? अभी तुझे बहुत सफर करना है। इस सफर को सर पर सवार मत करो, बल्कि इसका मजा लो। लोग जिंदगी को समझने में हलकान हुए फिरते हैं, जबकि जिंदगी अपना आप समझाने के लिए तेरे पास चलकर आ चुकी है। ये कहकर वो उठे और अंदर की तरफ चले गए। मैं वहीं अपनी सोचों में खो गया। मैंने सर उठाया तो सूरज मगरिब में डूब रहा था। नया पैराग्राफ। सूरज मगरिब की ओट में छुप चुका था। कराची पर शाम उतर आई थी। वो सब शाहिद के शोरूम में बैठे हुए तानी का इंतजार कर रहे थे। वो दोपहर से निकली हुई थी, उसके साथ बलोच था। शाहिद, जसपाल और बदर शोरूम में बैठे बैठे उकता चुके थे। उन्हें कतन मालूम नहीं था कि तानी कहाँ मसरूफ थी और क्या कर रही थी। अंधेरा जब फैलने लगा तो शाहिद ने जसपाल की तरफ देखकर पूछा, यार अब तो उससे राब्ता करो, वो कहाँ है और करना क्या चाह रही है? तुम्हारे पास फोन है, तुम पूछ लो। मुझे इससे राब्ते का कोई शौक नहीं, वो खुद ही फोन कर लेगी। जसपाल ने उकताए हुए अंदाज में कहा। देखो खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ हादसा भी हो सकता है। वो शाहिद ने कहा तो जसपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसके जिम्मेदार नहीं हूं। लफ्ज जसपाल के मुंह में ही थे कि उसका फोन बज उठा। जैसे ही उसने स्क्रीन पर निगाह डाली तो वो चौंक गया और बोला, लो आ गया उसका फोन। ये कहकर उसने कॉल पिक करके पूछा, किधर हो तुम और क्या कर रही हो? सिर्फ 2 घंटे मुझे मजीद चाहिए, उसके बाद सब बता दूंगी, उसने जवाब दिया। तुम्हें यहां से गए हुए अब तक 8 घंटे हो गए हैं। यार इतनी देर तक तो हम कभी नहीं बैठे। आखिर तुम क्या कर रही हो? सब कुछ मैं बाद में आके बताऊंगी। फिलहाल तुम लोग यहां से निकलो और बंगले पर आ जाओ। ध्यान रहे कि तुम लोगों की निगरानी होगी। मेरी भी निगरानी हुई थी। वो लोग हमें निगाहों में रखे हुए हैं। तुम इस वक्त बंगले पर हो? उसने पूछा। हाँ, अब आ जाओ तुम लोग, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। बंगले तक पहुंचते हुए उन्हें 1 घंटा लग गया। अगर उन्हें पहले से निगरानी के बारे में मालूम ना होता तो उन्हें निगरानी का पता ही ना चलता। 2 गाड़ियां मुसलसल उनका पीछा करती हुई बंगले तक आई थी। जसपाल कुछ कुछ समझ गया था कि तानी करना क्या चाहती है। वो तीनों खामोशी से आकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। तभी तानी अंदर आई और उनके सामने सोफे पर बैठ गई। ये सारा किधर है? बाहर नहीं आई अभी तक। सारा, मुराद और तुम्हारे अब्बू यहां नहीं हैं। वो यहां से बहुत दूर नूरनगर पहुंचने वाले हैं। वो इस वक्त बहावलपुर से निकल चुके हैं और नूरनगर तक पहुंचने में उन्हें मजीद 1 घंटा लगेगा, उसने सुकून से कहा। तो शाहिद एकदम से चौंक कर यूं उसकी तरफ देखने लगा जैसे तानी पागलों वाली बात कर रही हो। तुमने इन्हें क्यों भेजा? वो किन के साथ गए हैं? और अगर रास्ते में? गुस्से और हैरत के बायस शाहिद से बोला नहीं जा रहा था। वो तीनों और तुम्हारा सोना और जवाहरात सब वहां पर महफूज हैं। वो सब हमारे लोगों की हिफाजत में वहां तक बाय रोड गए हैं। सारा ने मेरी बात मानकर अच्छा किया। तानी ने पूछा, वो कहाँ हैं? शाहिद ने पूछा। बताया ना, वो बहावलपुर क्रॉस कर चुके हैं।
नूर नगर में उनके पहुंचने की इतला हो चुकी है। वो इनका इंतजार कर रहे हैं। तानी ने बताया तो बदर ने पूछा, ऐसा तुमने क्यों किया? हाँ, ये सवाल तुमने ठीक किया। इसका सीधा जवाब तो यही है। सोना और जवाहरात के साथ सारा लोग महफूज ठिकाने पर पहुंचा दिया गया है। और दूसरा जवाब भी सुन लो। तुम लाशौरी तौर पर वो काम करते चले जा रहे हो जो रोही वालों को पसंद नहीं है। मतलब रोही वालों को पसंद नहीं? मैंने क्या किया है? बदर ने हैरत से पूछा। तुम आम जराइम पेशा लोगों की मानंद इलाके फतह कर रहे हो, ताकि जितना ज्यादा इलाका तेरे पास होगा उतना ही ज्यादा तसल्लुत रखना चाहते हो। दौलत और ताकत के लिए तुम वो सब करते चले जा रहे हो जो रोही वालों का वतीरा नहीं है। दौलत और ताकत के बगैर हो ही क्या सकता है? यहां रहकर इन जराइम पेशा लोगों का मुकाबला करना तो इन पर दबदबा चाहिए। बदर ने तेजी से कहा, लेकिन मनशियात का कारोबार, नाजायज स्मगलिंग और कत्ल, ये हमारा काम नहीं है। तानी ने उसके चेहरे पर देखकर कहा, ये सब करना पड़ता है। उसे धीरे से कहा, मगर हम नहीं करते। हम सिर्फ उनका हातमा करते हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं। क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं? उसे तेजी से कहा। मैं क्या करूं ताकत के बगैर? बदर ने कहना चाहा तो तानी ने उसकी बात काटते हुए कहा, हम यहां क्यों हैं? सिर्फ तुम्हें यह बताना है कि तुम्हारे बगैर भी रोही वालों के काम हो सकते हैं। तुम दौलत और ताकत की हवस में वो सारे असूल भूल रहे हो जो तुम्हें बताए गए थे। इसीलिए तुम्हें दुबई से यहां बुलवाया गया था। तानी ने कहा, मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? बदर ने गुस्से में कहा तो तानी सुकून से बोली, देखो बदर, मैं इसकी तफसीलात में नहीं पढ़ना चाहती। ये तीसरी पार्टी कोई और नहीं, तुम्हारी जाती दुश्मन है। तुमने सोने और जवाहरात की डील उस सालार सदीकी से खुद की। हाँ की, मैंने सोने और जवाहरात से जान छुड़ाना चाहता था। उसे तेजी से कहा। किसने कहा था? तानी ने पूछा। वो सोना और जवाहरात मेरे थे, वो लोग मुझे देकर गए थे। मैं जो चाहूं उसका करूं। बदर ने जवाब दिया, अगर हम में से किसी ने उससे हिस्सा नहीं लिया तो तुम भी उसके हकदार नहीं हो। अगर हो तो बताओ। तानी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा तो वो एकदम से खामोश हो गया। अब क्या करना है? जसपाल ने खामोशी तोड़ी तो तानी ने कहा, अब जो कुछ करना है बदर नहीं करना है। अगर वो सालार से जान छुड़ा सकता है तो ठीक, वरना हम इसका मुआहदा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। अब डील तो उससे हो नहीं सकेगी, इसलिए दुश्मनी तो हो गई उससे। मैं चाहता था कि उससे डील कर लूं, मगर अब मेरे पास तो कुछ नहीं है। बदर ने सुकून से कहा, तो बस उससे यही कहो कि उसने इस डील के बारे में शाहिद से क्यों बात की। मान जाता है तो ठीक, वरना आज रात उसका काम कर देते हैं। तानी ने कुछ इस तरह कहा, कमरे में मौत का सन्नाटा फैल गया। बदर ने चंद लम्हे सोचकर फोन निकाला और सालार सदीकी के नंबर डायल कर दिए। जरा देर बाद राब्ता हो गया तो उसने स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से सालार ही था। बदर ने गुस्से से पूछा, तुम मेरी निगरानी क्यों करवा रहे हो? तुम जानते हो गोल्ड मेरे लिए नशा है। जहां ये होगा मैं वहीं होऊंगा। तुम मेरी निगाहों से ओझल नहीं हो सकते। जब तक वो गोल्ड मुझे दे नहीं देते मुझे सुकून कैसे मिलेगा? आज रात तुमने मुझे वो गोल्ड देने का वादा किया है, तो निगाहों से दूर कैसे कर दूं? क्या तुम बिला वजह मेरी निगरानी करके खुद को मशकूक कर रहे हो? मुझे तो यही लगता है कि तुम मुझसे डील नहीं, गोल्ड मुझसे छीन लेना चाहते हो। गोल्ड लेना है मैंने तुमसे, निगाहों से ओझल कैसे कर दूं तुम्हें? मैंने हर सूरत में गोल्ड लेना है तुमसे, चाहे जिस तरह दो। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुमसे डील नहीं कर रहा। मैं वो किसी, बदर ने कहना चाहा तो उसने बात काटकर धाड़ कर कहा, इसका अंजाम जानते हो ना तुम?
तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई हन्नास है तुम्हारे दिमाग में तो मैं उसे निकाल दूंगा। बदर ने कहा तो दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। तभी तानी ने कहा, बस ठीक है, मैं देखती हूं, अब निकलो यहां से। कहां जाना है? बदर ने पूछा। गुडानी, इसका मामला वही देखेंगे, उसने अजीब से लहजे में कहा और उठ गई। कुछ देर बाद वो 4 व्हील जीपू में वहां से निकले। शायद कि उन्होंने वहीं छोड़ दिया था। रात अभी इतनी गहरी नहीं हुई थी जब वो गुडानी के इलाके में जा पहुंचे। यहां क्लिफ्टन या दूसरे साली इलाकों की मानद रौनक नहीं थी। काफी वीरान इलाका था। साहिल से कुछ दूर ही उन्होंने गाड़ियां रोक दी। अंधेरा काफी था। तानी, बदर और जसपाल के साथ चंद आदमी थे जिनके हाथों में टार्च थी। वो सभी साहिल की रेत की जानब बढ़ते चले जा रहे थे। तानी और बदर के कांधों पर बड़े बड़े बैग थे जिसमें वो बहुत हिफाजत से लेके जा रहे थे। साहिल के साथ ही एक मोटर बोट बंधी हुई थी जिसमें वो बैठ के, उनके बैठते ही मोटर बोट चल दी। कुछ देर बाद साहिल से काफी दूर एक छोटे स्टीमर की बत्तियां दिखाई देने लगी जो लम्हा लम्हा करीब आती चली जा रही थी। वो स्टीमर के पास पहुंच गए तो टार्ची की मदद से उनकी पहचान हुई। मोटर बोट से स्टीमर की तरफ जाने वाले 6 लोग थे। वो सभी ऊपर चढ़ गए। वहां स्टीमर में सिर्फ 3 लोग थे। अच्छी तरह देखभाल करने के बाद उन्होंने इन तीनों को एक तरफ ले जाकर बांध दिया। वो हैरत से उन्हें देख रहे थे। तभी उनमें से एक बंदे ने हिम्मत करके पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हमें बांधने का मतलब जानते हो क्या है? जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि स्टीमर सालार सदीकी का है जिसे हमने बड़े तरीके से किराए पर हासिल किया है। अब हम इसी स्टीमर पर दुबई जाएंगे। तुम्हें कोई एतराज? तानी ने हकारत से कहा तो उस बंदे की आंखें फैल गईं। ये तुम ठीक नहीं कर रहे, उसने कहा। और तुम लोग ठीक कर रहे थे। अभी तुमने सालार को इत्तला नहीं दी कि हम यहां पहुंच गए हैं ताकि वो हमें कत्ल कर सके। तानी ने उसकी पसली में जोर से लात मारते हुए कहा तो उसने खामोशी से सर झुका लिया। तानी ने उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दिया। उनके सरों पर पिस्टल के दस्ते मारकर उन्हें बेहोश कर दिया। इस दौरान बदल और जसपाल ने बैग खोले। उस बैग में छोटे छोटे कई बम थे जिन्हें वो तेजी से लगाने लगे। 10 मिनट में उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। अगले चंद मिनटों में वो सीढ़ी के जरिए समुद्र में उतर गए। उनसे काफी दूर मोटर बोट थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो उस मोटर बोट में पहुंच गए। वो थककर चूर हो चुके थे। वो बोट में लेट गए। मोटर बोट चलाने वाला आहिस्ता आहिस्ता इन्हें साहिल की तरफ ले जाने लगा। इस दौरान साहिल की तरफ से 2 मोटर बोट्स तेजी से स्टीमर की जानिब बढ़ने लगी तो तानी समेत सबके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बदर ने अपनी जैकेट के अंदर से फोन लिया जो प्लास्टिक के छोटे से बैग में बंद था। वो बैग हटाकर फोन निकाला। फोन भीगने से महफूज था। उसने फोन से साहिल पर छुपे हुए लोगों से राब्ता करके पूछा, तुम लोगों ने सालार को जाते हुए देखा? वो था उनमें? जी था उनमें, अभी यहां से गया है। ठीक है, तुम लोग तैयार रहो, हम अभी आते हैं, लेकिन ये देख लेना उनका कोई आदमी यहां पर ना हो। बदर ने कहा तो दूसरी तरफ से बताया गया, जी उनके 2 आदमी हैं यहां पर। उनके पास गाड़ियां भी हैं, शायद वहां के लौटने का इंतजार करेंगे। नहीं, अभी कुछ नहीं कहना, सिर्फ उन पर नजर रखो, आंखों से ओझल ना हो, मैं दोबारा राब्ता करता हूं। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता साहिल की जानिब बढ़ रहे थे। तानी आंखों के साथ नाइट टेलीस्कोप लगाए स्टीमर की जानिब देख रही थी। उसका दौरान खून तेज हो चुका था। वो दोनों मोटर बोट्स तेजी से स्टीमर के नजदीक पहुंच चुकी थीं। अब इनकी कामयाबी का इम्कान सिर्फ यही था कि वो लोग स्टीमर पर चढ़ जाएं, जबकि वो ऐसा नहीं कर रहे थे। नीचे से टार्च के जरिए इशारा दिया जा रहा था, मगर ऊपर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था।
यही इस प्लान का सबसे कमजोर लम्हा था। तानी बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। बम फटने में चंद मिनट रह गए थे। ऊपर से कोई हलचल ना हुई तो वो सब तेजी से स्टीमर पर चढ़ने लगे। अब बम फटने का वक्त मिनटों से सेकंडों में आ गया था। अचानक स्टीमर पर जोरदार धमाके होने लगे। चंद लम्हों के बाद स्टीमर में आग लग गई तो तानी ने साहिल की तरफ जाने को कहा। ये सब तेजी से साहिल की तरफ गामजन हो गए। बदर ने फोन निकाला और साहिल पर अपने लोगों से राब्ता किया। तुम लोगों ने धमाके सुने हैं? सुने तो हैं, ये क्या हुआ है? दूसरी तरफ से पूछा गया। मैं आकर बताता हूं। वो साहिल पर जो लोग थे उनकी क्या पोजीशन है? बदर ने पूछा तो दूसरी तरफ से बताया गया। वो अभी तक वही हैं। अगर इन पर काबू पा सकते हो तो ठीक, वरना खत्म कर दो उन्हें, बदर ने कहा और फोन बंद कर दिया। तभी तानी ने ऊंची आवाज में कहा, शायद सालार बच गया। एक बोट तेजी से वापस आ रही है। यकीनन वो स्टीमर पर नहीं गया था। चलो जल्दी से साहिल पर पहुंचो, बदर ने कहा तो जसपाल भी उठ बैठा। वो अब तक सिर्फ तमाशा देख रहा था। बदर ने साहिल से राब्ता कर लिया। कुछ ही देर बाद वो सालार के आदमियों से काफी दूर साहिल पर आ गए। मोटर बोट से उठते ही और उतरते ही वो इंतहाई तेजी से उस तरफ आ गए जहां सालार के लोग थे। वो सब घात लगाए सालार का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद उनकी बोट साहिल पर आ लगी। एक पेंसिल टार्च की महदूद रोशनी में वो अपनी गाड़ियों की तरफ आ रहे थे। वो फोन पर ऊंची आवाज में किसी को इंतहाई गुस्से में हदायत दे रहा था। टूटे फूटे लफ्जों में यही समझ आ रही थी कि वो बंदू को तलाश करने और उन्हें काबू में करने का कह रहा था। जैसे ही वो अपनी गाड़ी के करीब आया, हर तरफ से कई टार्चें रोशन हो गई। वो रोशनी में नहाया हुआ दरमियान में खड़ा था और उसके साथ ही 2 फायर हुए और उसकी गाड़ियों के टायर ब्रस्ट हो गए। सर पर हाथ रखकर नीचे बैठ जाओ सालार, वरना ऐसा ही तुम्हारे साथ करेंगे जैसा तेरी गाड़ियों के साथ हुआ, तानी ने कहा तो सालार ने आवाज की समझ देखा और सर पर हाथ रख लिए। उसके साथी भी बैठ गए। अगले ही लम्हे तानी और जसपाल आगे बढ़े और उनकी तलाशी ली। सालार की जैकेट से 2 पिस्टल निकले। उसके साथियों के पास से जो असला मिला वो इकट्ठा करके एक गाड़ी में रख दिया। तभी बदर आगे बढ़ा और सालार के सामने जाकर बोला, अब बताओ सालार, मरने से पहले का नशा कैसा होता है? तुमने मुझे धोखे से पकड़ा और उसने कहना चाहा तो बदर ने कहा, तुम्हारे मुंह से ये बात नहीं सचती सालार। तुमने हमारे लिए जो जाल बिछाया था उसी में फंस गए। तो ये धोखा हो गया। ये स्टीमर किसका है? हमने खुद सारी मालूमात तुम तक पहुंचाई और तुम हमें जाल में फांसने के लिए हमारे ही जाल में आते चले गए और अब किसी चूहे की माने जहां पड़े हो। तानी ने हकारत अमीज लहजे में कहा, मैंने तो बदर से डील की थी। अपना पैसा लो और गोल्ड मुझे दो बस, सालार ने कहा तो बदर बोला, और उसके बाद? ये कहकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। जब सालार ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो बोला, उसके बाद तुम मुझे मार देते और गोल्ड तुम्हारा हो जाता। ये अच्छा हुआ कि तुम फंस गए, वरना मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ती। मुझे मेरे साथियों के सामने मशकूक होना पड़ा। बोलो, किससे डील हुई है तुम्हारी? ये कहकर उसने जोरदार घोंसा उसके मुंह पर दे मारा। अगर मुझे यहां से जाने दो तो मैं सारी बात बता देता हूं, सालार ने कहा। बोलो, बदर ने तेजी से कहा। सुनो, महरल शाह और मेहर सिकंदर के कत्ल का बदला तुमसे इसलिए नहीं लिया गया कि कुछ बैरूनी ताकतों ने उन्हें रोक दिया। कुछ सियासतदान हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। गोल्ड का तो बहाना था, असल में वो तुम और तुम्हारे साथियों तक पहुंचना चाह रहे हैं। उनका कोई काम यहां नहीं हो रहा और अब वो तुम लोगों तक पहुंच चुके हैं। कौन है वो लोग? बदर ने पूछा। बाहर से ताल्लुक रखते हैं और दुबई में उनका नेटवर्क है।
وہ زیادہ تر سیاستدانوں میں کام کر رہے ہیں، سالار نے کہا تو اچانک جسپال نے اونچی آواز میں بولا، بدر زیادہ باتیں نہیں کرو، نکلو یہاں سے، ہم اب بھی محفوظ نہیں، وہ لوگ ہمیں گھیر سکتے ہیں۔ جسپال نے اونچی آواز میں کہا، بدر زیادہ باتیں نہیں کرو، نکلو یہاں سے، ہم اب بھی محفوظ نہیں ہیں، وہ لوگ ہمیں گھیر سکتے ہیں۔ تمہارا یہ بندہ بہت سمجھدار ہے، لیکن ایسی سمجھداری کی کیا اوقات جو بعد میں آئے؟ تم لوگ اب تک گھیرے جا چکے ہو، میں نے پہلے ہی ہر طرح سے تم لوگوں کا بندوبست کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر سالار نے زوردار کہکا لگایا۔ اسی لمحے تانی نے اپنا پسٹل سیدھا کیا اور سالار کے سر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہر طرف سے فائرنگ ہوئی اور درمیان میں کھڑا سالار کا ہر بندہ گرتا چلا گیا۔ جسپال کا شک درست تھا، وہ لوگ جو انہیں گھیرنے والے تھے ان سے کچھ فاصلے پر ہی تھے۔ سٹیمر کے تباہ ہوتے ہی وہ لوگ حرکت میں آ چکے تھے۔ گڈانی کا علاقہ ان کے لیے جال ثابت ہو سکتا تھا۔ اب یہاں سے نکلنا ہی ان کے لیے سب سے اہم مسئلہ تھا۔ اس علاقے میں تانی کے ساتھ منسلک کچھ لوگ تھے جو یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ اطلاع تانی کو دے دی تھی۔ یہ اطلاع پاتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بولو کیا کرنا ہے، اب نکل چلے یا ان کا مقابلہ کرنا ہے؟ تانی نے پوچھا۔ یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے، جسپال نے کہا تو اس نے اگلے ہی لمحے کہا، چلو نکلتے ہیں ابھی، ہاں وہاں الجھنے کی ضرورت نہیں، بعد میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے پلان طے کیا اور واپس سمندر کی جانب چل پڑے۔ وہ زمینی راستے کی بجائے سمندری ساحل کے ساتھ کراچی کی طرف جانا چاہتے تھے۔ وہ تینوں موٹر بوٹ میں بیٹھے تو ان کے ساتھی گاڑیاں وہاں چھوڑ کر اندھیرے میں نکل گئے۔ گہرا اندھیرا، نمدار تیز ہوا اور ساحل کے ساتھ سفر کرتے کرتے وہ کافی دور تک نکل آئے تھے۔ ان کے درمیان خاموشی تھی، ان کی ساری توجہ وہاں سے نکل جانے میں تھی۔ رات کا تیسرا پہر ختم ہونے کو تھا جب وہ ایک ویران علاقے میں آ کر رکے اور ساحل کے ساتھ بوٹ روک دی گئی۔ وہ بوٹ سے اتر کر خشک جگہ پر آ گئے۔ سامنے مٹی اور سرکنڈوں میں بنی جھونپڑیاں تھیں۔ وہ اس کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں ہر جانب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ محتاط انداز میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اچانک ان کے سامنے دو لڑکے آ کر رک گئے۔ وہ بدر کے آدمی ہی تھے۔ انہیں پہچان کر بدر بولا، ہاں کہو، کیسی صورتحال ہے یہاں؟ ٹھیک ہے بھائی، اگر اب بھی نکلنا ہے تو ایک چھوٹی گاڑی حاضر ہے، صبح تک تو بہت کچھ بندوبست ہو سکتا ہے، ایک لڑکے نے آہستہ آواز میں کہا۔ تو بدر نے کہا، دیکھتے ہی کیا کرنا ہے، تم بتاؤ یہاں ارد گرد کوئی ایسے لوگ جو اجنبی ہوں یا ایسا ماحول جس میں کوئی مشکوک تھے ایسے لوگ، اور وہ اب بھی ہیں؟ کافی ہلچل ہے ماحول میں بھائی۔ کتنے لوگ ہیں وہ سب؟ بدر نے پوچھا۔ آپ ابھی ان کے بارے میں مت سوچیں، ماحول کافی سخت ہے، پولیس بھی ہے ان کے ساتھ۔ اب پتہ نہیں وہ جیلی پولیس ہے، اس لڑکے نے کہتے ہوئے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہاں کوئی جگہ ہے کچھ دیر رہنے کے لیے؟ بدر نے پوچھا۔ بہت، آپ آئیں تو صحیح، اس لڑکے نے کہا تو وہ ان کے ساتھ چل دیے۔ وہ لڑکے انہیں ایک جھونپڑی میں لے گئے جہاں زمین پر دری نما چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ وہ اس پر بیٹھ گئے۔ وہ لڑکا بھنی ہوئی مچھلی کے ساتھ تندوری روٹیاں لے آیا۔ وہ برتن ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، یہ ہیں تو ٹھنڈی، اگر کہیں تو گرم کر کے لاتا ہوں، ویسے کچھ دیر بعد گرما گرم چائے ضرور مل جائے گی۔ چل لا یار، یہ پیٹ کا دوزخ تو بھریں، جسپال نے کہا اور روٹیاں اپنے آگے رکھ لیں۔ جب تک انہوں نے کھانا کھایا وہ لڑکا چائے لے آیا۔ وہ تینوں پینے لگے تو وہ لڑکا باہر چلا گیا۔ تانی کو وہ دودھ چائے اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے وہ پیالی ویسے ہی رہنے دی۔ وہ چائے پی کر تھوڑا تازہ دم ہوئے تو تانی نے لمبا لیٹتے ہوئے پوچھا، بدر تمہارا فون کام کر رہا ہے یہاں؟ ہاں کر رہا ہے، کیوں؟ میرا خیال ہے یہ جو ہمارے ارد گرد ماحول بنا ہوا ہے اسے ختم نہ کر دیں، تانی نے عجیب سے لہجے میں کہا تو بدر نے پوچھا، تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟
یہی کہ جو لوگ ہمیں پکڑنا چاہتے ہیں انہی پر وار کر دیں۔ اس نے سکون سے کہا تو جسپال تیزی سے بولا، نہیں، میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا، ہمیں بہرحال یہاں سے نکلنا ہے، اب یہاں کے معاملات بدر خود جانے، ہمارا کام ختم ہو گیا، مجھے اب نئے سرے سے سارا سیٹ اپ کرنا پڑے گا۔ میں مانتا ہوں کہ میں روہی والوں کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا، بس ٹھیک ہے تو پھر فون کرو، ہمارے لیے پہلی فلائٹ سے ٹکٹیں بک کروا لو، ہمیں بھی اب نور نگر ہی جانا ہے، تو نکلے پھر؟ بدر نے ایک دم سے کہا تو وہ دونوں اٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ ایک چھوٹی کار سے کراچی شہر کی طرف گامزن تھے۔ صبح کا نور چاروں جانب پھیل گیا تھا جب وہ واپسی پر بنگلے پر پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔